हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नीट 180 मिशन 180 के टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट वर्क एनर्जी पावर को लेकर के प्रेजेंट है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 50 क्वेश्चन को। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी एज के इक्वल टू ए साइन बी टी वेयर ए एंड बी are constant maximum instantaneous power delivered by the net force acting on the particle। इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। मेरे पास क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है a साइन b इंटू टी। हमसे किसकी बात कर रहे हैं? पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू होता है k डिवाइडेड बाई टी। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डी के डिवाइडेड बाई डी टी। डी ई एनर्जी लिखते हैं, यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? पावर। मैक्सिमम पावर की बात की है तो पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो a ऐसे ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस b इंटू टी, और बी टी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा ए बी साइन कॉस बी टी। ओके, अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इंस्टेंटेनियस पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी ए इंटू बी। ओके, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? इसमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल्स दिया है इसलिए कंजर्वेटिव हो जाएगा। अगर ये डाइपोल्स नहीं दिया होता तो फिर कंजर्वेटिव नहीं बात करते। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू, स्पीड की बात कर रहे हैं ना कि मैक्सिमम कब होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो स्पीड मैक्सिमम तभी होगा जब हम लोग ये यू लिख लेते हैं, यू इक्वल टू ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। बोला कि स्पीड पार्टिकल का कब मैक्सिमम होगा। ओके, तो फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डी यू बाई डी एक्स। स्पीड कब मैक्सिमम होगा? जब पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो हम लोग जीरो हो जाएगी, मिनिमम का मतलब जीरो बोल दे, तो उसी पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2ax माइनस बी बराबर 0। इसी पर 0 कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? 2ax बराबर b, तो x की वैल्यू b बाई 2a। यही वो पोजीशन है जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। अब 0 हुआ तो इसी पर वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एसएचएम से रिलेट करके समझते हैं कि जहां फोर्स मिनिमम होता है, 0 होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम होता है, और जहां पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। उससे रिलेटेड थोड़ा कर रहे हैं तो x इक्वल टू बी बाई 2a, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, a force time graph for a linear motion is shown in a figure where the segment are circular. The linear momentum gained between 0 and 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड की बात कर रहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा। किसका है? फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। जब फोर्स और टाइम की ग्राफ दिया होता है तो F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं dp डिवाइडेड बाई dt। ओके, F इक्वल टू dp बाई dt। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें, dp इक्वल टू होता है f dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया। अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ का
फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसका एरिया निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। अब ये देखिए ग्राफ, तो इसका एरिया हमें निकालना है, यहाँ से इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। मुझे लग रहा है कि ये 0 से 2 है, 2 to 4 है, 4 to 6 है, 6 इंटरवल बराबर है, तो ये नेगेटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, और ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी आंसर क्या मिलेगा, 0 न्यूटन। सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a force F equal to 5 plus 2x plus 3x square acts on a particle in x direction where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by this force during, वर्क डन की बात कर रहा है, x इक्वल टू 1 to 2। तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, अच्छा लिखते तो हम लोग F इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी लिखते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू, बट एक्चुअल में ये हम लोग डिफाइन केवल डॉट डॉट कर रहे हैं। ये तब डिफाइन कर पाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो, अगर वेरिएबल हो जाए तो हम लोग हमेशा ये छोटा सा वर्क डन डिफाइन करते हैं। असली वाला तो यही फॉर्मूला है, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी आर। अगर पोजीशन की बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, तो एफ डॉट डी एक्स ये एक्चुअल में होता है, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, हम लोग ये यूज करते हैं। अब यहाँ फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, तो फोर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ लेकर के, 1 to 2, तो मुझे मिल जाएगा वर्क डन। तो फोर्स इक्वल टू 5 plus 2x plus 3x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 1 to 2। इंटीग्रेट आप अच्छे से कर लेंगे, 5x plus 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट रखना है 1 to 2, पुट कर लेंगे और आंसर मिलेगा। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in the figure connects two blocks of masses 0.36 kg and 0.72 kg taking g equal to 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग का वर्क डन निकालना है, ओके। तो अगर ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है और डेसिमल में है, तो मैं कुछ रिलेशन में दिख रहा है, मैं ऐसे बना लूँगा, लो ये m है तो ये मास क्या है, 2m है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो पुट कर लेंगे वैल्यू। तो इसका मास m है, इसका मास कितना है, 2m है, और मुझे इसके अकॉर्डिंग बात करना है, मैं ऐसे ही बात करूँगा ना। तो पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन के लिए क्या बताया था, कितना मूविंग फोर्स है, तो 2mg और mg माइनस होगा ना, दोनों नीचे की तरफ है, तो 2mg माइनस mg, जी बाहर कर लिया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 3m हो जाएगा। कितना आ जाएगा, g/3। अपने पास एक्सेलेरेशन आ गया g/3। अब क्या करना है मुझे, इसमें टेंशन कैलकुलेट कर लेना है, टेंशन ही वर्क डन कर रहा होगा, तो टेंशन बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, ये ज़्यादा मास है तो ये नीचे आ रहा होगा, तो ये ऊपर जा रहा होगा। क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस mg बराबर m इंटू g/3, a की वैल्यू आ चुका है, इधर भेज लिया। टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस mg/3, और कितना आ गया ये 3 और 1 4 mg/3, ओके। ये टेंशन आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। एक्सेलेरेशन क्या है, g/3। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो s इक्वल टू ut, हाफ, ut 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू g/3 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, g/6 हो जाएगा, ओके। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ गया है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन 4mg डिवाइडेड बाई 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, g/6, यही हो गया। तो 2 और ये 3 हो जाएगा, कितना आ गया, m इंटू जी, m मतलब वैल्यू रख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू, और 2 m की वैल्यू, m कितना है 0.36 है, इंटू जी की वैल्यू 10, इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3t9 हो जाएगा, ओके। तो ये 10 और 10 एक करके 36 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और 8 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 8 जूल, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moved along a body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. Find the distance moved by the body in time t. ओके, कांस्टेंट पावर से कोई फोर्स लगा होगा जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, अब उसकी वजह से हमें टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ओके, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चेंज इन वर्क डन या एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी, P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, या ऐसे बात कर लेते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू पी कांस्टेंट है, पी बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डी टी। अच्छा, इसमें ये बोलना चाहिए था कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ना, रेस्ट बोलना चाहिए था, तो इनिशियल हम लोग जीरो कर पाते, इसमें बोलना चाहिए था। बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे कि इनिशियल क्या रहा होगा, जीरो, तो हमें मेरे पास क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी, इधर भेज दिया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, वी स्क्वायर इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी को बाहर रखता हूँ 1/2, ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन। ये भी सवाल पूछ सकता था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, या वेलोसिटी क्या होगा, हाँ इनिशियल जरूर देना चाहिए था। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन, स्ट्रेट लाइन तो बोल दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, बाय अ मशीन डिलीवर कांस्टेंट पावर, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। अब वेलोसिटी आया अपने पास, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा 2p। अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है तो इनिशियल की जरूरत है नहीं, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है और वो भी रिटर्निंग का केस नहीं है तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, t पावर, एक पावर जुड़ जाता है 3/2 होगा, इसी से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 2p डिवाइडेड बाई m t पावर 3/2, तो आंसर ए होना चाहिए। बट इसमें क्या एक मिस्टेक था कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया था, तो हम लोग अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेंगे, बट ये देना चाहिए। 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. Find ratio of magnitude of their momentum. तो मास दिया हुआ है, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू अंडर रूट 2mk, और क्या बोल रहा है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा होगा, मास पर, यानी P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू अंडर रूट M1 डिवाइडेड बाई M2। अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट M1 की वैल्यू दिया है 1 और M2 की वैल्यू दिया है 4, मिलेगा 1:2, 1/2। ओके, ऑप्शन बी, the total work done on a particle is equal to the change in its kinetic energy. Always total work done on a particle is equal to change in its kinetic energy is always only if the force acting on the body are conservative, only in the inertial frame, only if no external force। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज जो होता है, टोटल वर्क डन जो होता है फोर्सेज का, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। और इसमें कोई कंडीशनल नहीं होता है कि ये कंडीशन लगा हुआ है, ये इसका मतलब ये हमेशा होता है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, तो उसमें हमें कंडीशन देखना होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि उस पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है।
ऐसे ही अगर हम लोग एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं तो देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है तब, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है या इसका कोई कंडीशन नहीं है। एफ, एक फोर्स दिया हुआ है, तरह की एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर दे रहा है ना, तो कितना वर्क डन हुआ होगा। तो फिर से फोर्स, अब पोजीशन चेंज किया है तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 माइनस 1 1 आई कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस तो 4j के माइनस माइनस प्लस तो 2k कैप, और फोर्स अपने को दिया ही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वर्क डन। तो 7 1 जा 7, 1 इंटू 4 प्लस 4, 3 इंटू 2 प्लस 6 ना 10 प्लस 17 दोनों दिया हुआ है, ध्यान देंगे यूनिट्स का साइन का, तो माइनस 17 यूनिट्स, ओके सॉरी प्लस 17 यूनिट्स। A force of 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट बाई 0.4 मीटर अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है 0.4 मीटर। इफ द ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, तो काइनेटिक एनर्जी, तो इस पर जो वर्क डन कर रहा होगा mg भी कर रहा होगा, नॉर्मल भी कर रहा होगा, बट mg और नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, केवल यही फोर्स है, तो इसका वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 जूल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना 1/2 का बताया 60 डिग्री, पाई 3 इतने पर। अब क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही वाला है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 5 cos 60 जो आ चुका है, और cos 60 की वैल्यू यानी 5/2 2.5, ऑप्शन बी। A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter high each. The work done on in climbing is, तो एक आदमी है जो खुद 50 केजी का है और 20 केजी का वेट लेकर के, मास लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो टोटल कितना मास लेके जा रहा है, उसमें बोलते हैं कि 20 केजी ही जोड़ लिया जाए, क्यों, अपना भी तो भार लेके जा ही रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 + 20 70 केजी हो गया, इंटू जी वेट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूँ तो कितना स्टेप चल रहा है, 20 स्टेप्स चला है, और एक स्टेप का 0.25 हाइट दिया है, तो टोटल इतना हाइट गया होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो है ये टोटल, अब g की वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो अप्रॉक्स ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 700 इंटू मल्टीप्लाई किया तो 25 दूना के 85 5 हो जाएगा 3500 3500 जूल के करीब आ रहा है ना, बट 3500 जूल तो है नहीं, और 3430, इसका मतलब g की वैल्यू थोड़ा कम लिया होगा, 9.8 की बात किया होगा, तो उसके करीब में पहुंच जाएगा, आंसर होगा 3430। तो 10 से आप कैलकुलेट करके आसपास नंबर देख करके g 9.8 लेकर के कैलकुलेट करते हैं, आंसर बता सकते हैं, अगर एग्जैक्टली ये ना रहा हुआ तो। अब आसपास इतना आसपास नहीं देता है कि 3430 देगा, 3450 देगा, 34 अगर देगा भी तो आप मान लीजिए दे भी दिया तो 9.8 लेकर के एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तब। A spring of force constant 800 Newton per meter has an extension of 5 cm. The work done in extending it from 5 cm to 15 cm. Okay, तो बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है जो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर है, और कितना एक्सटेंडेड है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अब वर्क डन क्या होगा, एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला बताया हूँ कि हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये असली वाला फॉर्मूला होता है, बाकी हम लोग रेफरेंस ले करके x1 x2 हमेशा कहाँ से होता है,
x1 x2 हमेशा नेचुरल लेंथ से होता है। अगर हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से ही खींचा जा रहा है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये x1 पोजीशन था, पहले कुछ खींचा हुआ था, फिर और खींच रहे हम लोग, तो ये x1 x2 पहले जो इलांगेशन है वो नेचुरल पोजीशन से है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियली कितना था 5, तो हाफ के की वैल्यू 800 और x2 कितना है 15 सेंटीमीटर ना, तो इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, मतलब इनिशियल से ही दिया है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 6 kg is under a force which cause displacement in it given by s equal to t power 4 meters, where t is the time the work done by the force in 2 seconds. डिस्प्लेसमेंट दिया है s इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर्स। अगर t का कोई फंक्शन होगा तो इसका तो हम लोग बहुत थोड़ा सा वर्क डन फोर्स इंटू वेलोसिटी करके तब इंटीग्रेट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तब आंसर आता है। बट अगर ऐसा दिया रहेगा तो मैं बोलूँगा कि हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई 4 और आंसर मिलेगा t बाई 2। अब इसी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0। t इक्वल टू 2 पर कितना है रखेंगे तो v आ जाएगा 1 और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ मास की वैल्यू 6 है इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। तो कभी भी t वाला फंक्शन आएगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, वेलोसिटी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, रिपीट हो गया था। अच्छा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन चेंज किया था, इसमें नहीं चेंज हो पाया। इसका भी आंसर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सेम क्वेश्चन है। ओके, a mass m slips along the wall of a semi-spherical surface of radius r equal to 10. The velocity at the bottom of the surface is, bottom of the surface यहाँ पर है, यहाँ से स्लाइड कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हुआ होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, mgr, केवल वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ती है, mgr बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कट गया, इधर दे दिया वी स्क्वायर इक्वल टू 2rg, तो v की वैल्यू अंडर रूट 2r की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू g की वैल्यू कितना 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर होना चाहिए 10 मीटर। ओके, या हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, पेंडुलम में पढ़े थे, तो यहाँ तक पहुँचाना है, जस्ट यहाँ तक पहुँचाना है, तो मैं बताया अभी तक कि अंडर रूट में 2rg स्पीड देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। टॉप पर पहुँचाना है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है तो अंडर रूट 5rg देना होगा, और अंडर रूट 4rg दे देंगे तो इस हॉरिजॉन्टल को तो क्रॉस करेगा, अंडर रूट 2rg पर यहाँ हो गया, अंडर रूट में 5 पर यहाँ हो गया। अगर इससे कम देंगे ना तो ऐसे जाएगा और ऐसे वापस लाएगा, प्रोजेक्टाइल होगा ना। लेकिन अगर रॉड होगा ना, रॉड, तो ये अंडर रूट में 4rg पर ही कंप्लीट कर लेगा। ये रॉड अगर है तो मैं अगर बॉटम में अंडर रूट में 4rg दे दूंगा तो ये कंप्लीट कर लेगा। बट अगर ये पेंडुलम है तो अंडर रूट 5rg से ज़्यादा या उसके बराबर देना होगा तो ये कंप्लीट करेगा। उससे कम देंगे तो 2rg से कम देंगे तो इधर ऑसिलेट करता रहेगा, 2rg से ज़्यादा और 5rg से कम देंगे तो इसमें प्रोजेक्टाइल करेगा। ओके, तो उससे भी कर सकते थे हम लोग। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाई। तो ऐसा क्वेश्चन भी जो हम लोग रिलेशन था उसी से करेंगे, p इक्वल टू अंडर रूट 2mk। बट अगर हम लोग मोमेंटम बढ़ा रहे हैं तो मास तो बढ़ेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी स्पीड चेंज किया होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ होगा, यानी P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 2 के रिलेशन में हम लोग लिखे तो K1 डिवाइडेड बाई K2। अब ऐसा सवाल आएगा परसेंटेज वाला, तो आप कैसे करेंगे, इधर P लिख लीजिए, इधर K लिख लीजिए। P कितना मान लीजिए 100, इनिशियल 100, काइनेटिक एनर्जी भी कितना मान लीजिए इनिशियल 100,
अब कितना परसेंट बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, 300% इंक्रीज कर रहा है। तो पहले 100 था, 300% इंक्रीज कर दिए तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसको बोल दिया P। इसी फॉर्मूले में रखते हैं, इनिशियल 100 डिवाइडेड बाई P बराबर अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाई 400 कट के कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 1/2। P इक्वल टू कितना हो गया 200। ये फाइनल हुआ ना, इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना हो गया 200। कितना बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा। अब हो गया, आपको घटाने उठाने की कुछ जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट आएगा। तो कभी भी ऐसे आएगा सवाल तो आप 100 मान के करेंगे, सही रहेगा। इसका जस्ट उल्टा है। अब किसको किसको, मोमेंटम को 50%, दो तरीके का सवाल होता है। मोमेंटम को 50% तो फिर से वही 100 मानेंगे मोमेंटम, तो बाद में अब हो जाएगा 150 रख करके फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेम उसी तरीके से अब इस बार मोमेंटम को बढ़ा लेना है। A weight lifter lifts 300 kg from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power, तो एवरेज पावर मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब 300 kg को 2 मीटर ऊपर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh। कितना टाइम में, 3 सेकेंड। आंसर हो गया। मास कितना है 300, g की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 100 2000 इतना वाट हो जाएगा। 2000 नहीं दिया है, इसका मतलब कि 1960, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, 9.8 लेंगे तो 1960 आ जाएगा। ज्यादा तो होगा नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे, कम हो सकता है इसकी बात करेंगे, तो 1960 वाट। फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, पावर पूछा है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, पावर यूज्ड और कितना टाइम के लिए लगा है 4 सेकंड। तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करके क्या निकाल लिया जाए, वर्क डन, और डिवाइडेड बाई 4 सेकंड कर दिया जाए, क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ओके, तो एनर्जी निकाल लिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द पोजिशन इज शोन इन द फिगर गिवन इन वन डायमेंशनल केस की बात किया है। ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए दिया है कि पार्टिकल कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा है ना। द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम 1 to 5, तो फोर्स है और पोजीशन है। फोर्स और का हम लोग लिखते हैं वर्क डन के लिए dw इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया, फिर से एरिया निकालेंगे, कहां से कहां तक की बात कर रहा है 1 to 5, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लेंगे, वर्क डन मिलेगा। तो 1 to 2, 4 to 5 और 3 to 4 और ये हाइट 20 है। ओके, तो अच्छा 2 to 3 3 to 4 ये हाइट में, तो ये वाला प्लस होगा ये वाला माइनस होगा, कैंसिल हो गया, बचा यही दोनों, इन्हीं का जोड़ लेते हैं। ऐसे भी थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 10 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 आंसर आ लेगा। अब किस में दिया है, ये डाइन में दिया है, सेंटीमीटर में तो अर्ग में होगा। ओके, अब पूरा करके भी, लेकिन ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन जीरो भी होता है। तो ऊपर ग्राफ के ऊपर रहेगा तो प्लस, ग्राफ के नीचे रहेगा तो माइनस। ओके, इसका मतलब हो क्या रहा होगा, पार्टिकल गया होगा और फिर फोर्स है ना, फोर्स अपना डायरेक्शन बदला है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है, फोर्स अपना डायरेक्शन बदला है, कहां से कहां 3 से 4 सेकंड में, मतलब वहां पर वर्क डन नेगेटिव हो गया होगा। स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेस्ड, मतलब नेचुरल पोजीशन पर है। इट इज फर्स्ट स्ट्रेच बाय अ लेंथ x, एक स्प्रिंग है जो नेचुरल पोजीशन था और इसको पहली बार कितना खींचा गया, x खींचा गया, x लेंथ, नेचुरल लेंथ, एंड देन अगेन बाय अ फर्दर लेंथ x, फिर इसके बाद और x खींच दिया गया, मतलब अब टोटल कितना हो गया नेचुरल लेंथ से 2x हो गया है, और ये कितना है x है। ओके, तो कह रहा है कि ये वाला जो था W1 था और ये खींचने में कितना लगा है, W2 में लगा है। ओके, फर्दर जो x दूरी खींचने में W2, तो क्या रिलेशन होगा, x दूरी खींचने में W1, फिर x दूरी खींचने में W2, तो x दूरी खींचने में हमें लगा होगा हाफ के x का स्क्वायर, और ये टोटल कितना लगा होगा मुझे इसको खींचने में, हाफ के 2x का होल स्क्वायर, मतलब 4 हाफ
के एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं W बोल दूं तो ये कितना आ रहा है 4W, यानी x खींचने में मुझे W काम करना पड़ रहा है, 4x खींचने में4W काम कर रहा है, 2x खींचने में, तो x से 2x खींचने में कितना करना पड़ा होगा, तो 4W माइनस 1 तो 3W, यानी W2 जो होगा, जो W2 वो W1 का 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा। रीजन है कि हम लोग इनिशियल से नहीं स्ट्रेच कर रहे हैं, पहले x किया फिर इसके बाद x किया, तो उसमें तो कुछ कम एनर्जी लगेगा, और कितना कम लगेगा, वो टोटल में से वाला कम कर दिया। गॉट इट। मास 5 kg is raised a distance of 4 meter by a vertical force of 80 Newton. Final kinetic energy of the mass if it was originally at rest. तो ठीक है, अगर 4 मीटर तक ले जा रहे हैं वर्टिकल फोर्स 80 न्यूटन से, तो 5 kg का है, 5 kg का है, 4 मीटर ऊपर लेकर के जा रहे हैं, वर्टिकल फोर्स 80 न्यूटन है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टॉप पर क्या रहा होगा। ओके, तो टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक mg काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। mg का होगा mgh नेगेटिव होगा क्योंकि mg नीचे की तरफ, और प्लस 80 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4 हो रहा है, इक्वल टू चेंज इनिशियल 0 था तो फाइनल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यही होगा। मास कितना है 5 माइनस 5 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 प्लस 80 इंटू 4 इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस प्लस ये माइनस है 320 इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 वी स्क्वायर। ये ठीक है 240 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू वी स्क्वायर। 5 चौके 20। हमसे पूछा क्या है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है ना, तो हम लोग स्पीड क्यों निकाल रहे हैं, इसी की वैल्यू निकालना, मुझे ये पूरा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना है। तो 120 आ रहा है पूरा का पूरा, यही तो काइनेटिक एनर्जी है 120 जूल। स्पीड पूछता तो इसी को हम लोग हाफ वी स्क्वायर से कर लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass m initially at rest is dropped from a height h on to a spring of a spring force constant k. The maximum compression in the spring is x then. तो जब इसको गिराया जाएगा तो h हाइट से तो आया, तो पोटेंशियल एनर्जी चलिए mgh है, बट इसको कंप्रेस किया होगा तो और नीचे गया होगा, मान लेते हैं x गया, तो ग्रेविटेशनल वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है या फोर्स जो है उसको कंप्रेस कहाँ तक किया, h भी आया और x भी आया, तो mgh प्लस x, ये कौन काम किया, ग्रेविटी काम किया। स्प्रिंग कितना काम किया होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये वाला अब प्लस स्प्रिंग वाला ऐसा है। अगर अब इसमें देखें जैसे ही इसको कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल भी 0 था और मैक्सिमम की बात किए होंगे तो भी 0 हो गया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0। तो सवाल ये भी पूछ सकता था कि जब ये मैक्सिमम कंप्रेस किया होगा तो टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा, तो आंसर है 0। अगर 0 है तो बराबर आ जाएगा mgh प्लस x बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व कई पॉसिबिलिटी है। कितना टोटल वर्क डन हुआ होगा, तो टोटल वर्क डन 0, क्योंकि शुरू में भी रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में था। जो वर्क डन ग्रेविटी किया है उतना ही वर्क डन स्प्रिंग किया है, एक प्लस किया है एक माइनस किया है, इसलिए दोनों मिलकर के 0। हमसे अगला सवाल भी पूछ सकता था कि कितना मैक्सिमम, अगर x कंप्रेस किया है तो कितना मैक्सिमम किया होगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा। तो 3 सवाल इसमें पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A cord is used to lower vertical a block of mass 80 kg by a distance 5 cm with constant downward deceleration g by 4 work done by the cord on the block. तो नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर दे देंगे तो हो जाएगा g माइनस जी बाई 4 और वर्क डन हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच एम जी एच, लेकिन g की जगह क्या रखेंगे g इफेक्टिव, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के साथ आ रहा है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा तो नीचे g ऊपर g बाई 4 g माइनस जी बाई 4, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा g माइनस जी बाई 4 होगा 3g बाई 4 और mgh लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी moving along x-axis varies with the position of the particle as shown in the figure. The body is in stable equilibrium. कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो पार्टिकल को डिस्प्लेस कराने पर वो अपने पोजीशन को रीगेन कर ले। ये हम लोग बहुत आसान भाषा में बोलते हैं, बाकी तो हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करके भी इसका बहुत सारा डेफिनेशन वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, अनस्टेबल है तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, या फोर्स अगर स्टेबल है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टाइप का होना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं ना, ये वही अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको देखने के लिए हम लोग बोलते क्या है कि अगर स्लोप एफ डी एफ बाई डी एक्स, ये सारी बातें मैं क्लास में कर चुका हूँ, डी एफ बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लोग बोलते हैं अनस्टेबल होगा, और डी एफ बाई डी एक्स अगर लेस देन 0 होगा यानी स्लोप नेगेटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेबल होगा। तो यहाँ अगर स्लोप बनाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ स्लोप बनाएंगे तो नेगेटिव, तो x2 पर कैसा होगा स्टेबल, यहाँ पर कैसा होगा अनस्टेबल। और भी तरीका है इसको समझने का, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कहीं जब आपको ये सब चीज़ें भूल गई हो तो इस पार्टिकल का ये इधर थोड़ा खिसकेंगे हम लोग, तो ये इधर मतलब इधर का मतलब x डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉजिटिव पर फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो पार्टिकल वापस नहीं आएगा, इसका मतलब कि अनस्टेबल। इसमें देखिए इधर की तरफ मूव किया तो x की वैल्यू नेगेटिव और फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर किसका तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव, ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height from the ground 0.5 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will. तो कह रहा है क्या कि एक लड़का है जो झूला झूल रहा है, ऐसा ग्राउंड से मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, तो ऐसे कुछ हो रहा होगा, ये वाला होगा मिनिमम जो कितना दिया है 0.75, और ये वाला होगा मैक्सिमम जो कितना दिया है 2 मीटर। तो जो ये डिफरेंस आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या लिखे एम जी और एच की वैल्यू 2 माइनस 0.75 इक्वल टू इट्स मैक्सिमम स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर कर लेंगे, आंसर मिलेगा। ओके, तो जो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। A mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of the, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो एक्सटर्नल फोर्स हो, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तब तक ये इसको कंप्रेस करता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। इसकी वेलोसिटी दिया है तो क्या लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर होना चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक इंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर हो सकता है बहुत आप लोग को स्लो दिख रहा होगा, लो दिख रहा होगा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, मैं बना दे रहा हूँ। ये हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस आर है। तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो, ये बोल रहा है कि कितने हाइट से, अच्छा हाइट से रिलीज किया जा रहा है, रेडियस क्या होना चाहिए कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए। तो ऐसा सवाल मैं क्लास में भी डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर
किसी भी तरीके से आए, यहाँ पर आते आते स्पीड इसका कितना होना चाहिए, अंडर रूट में 5 rg के बराबर अगर हो जाता है तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा। इससे कम रहेगा तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो अंडर रूट 5 rg हो जाना चाहिए, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, बाकी इधर तो कंप्लीट करेगा ही। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसको किस में बदल लिया, मीटर में बदल दिया, इक्वल टू हाफ m और v की वैल्यू ये रख लेते v स्क्वायर, तो 5 rg, m से m कैंसिल हो गया, g से 5 rg, g से g कैंसिल हो गया। ओके, हमसे रेडियस पूछा है, 5 गुना के 10 हो जाएगा, r की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 4 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस रहेगा तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is incorrect? Negative work done by internal conservative force is equal to the change in potential energy of the system. Net work done by the external force is equal to change in total energy. Net work done by the external force is equal to change in total energy. ये क्या है? हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट ना, कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, ये तो सही है। नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल, ये भी सही है। सम ऑफ द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, डी। तीनों का तीनों सही है। अच्छा, ये कभी कभी आ जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या फ्रिक्शन को भी, तो फ्रिक्शन हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में ही कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ओके, टोटल एनर्जी में हम लोग क्या बात करेंगे, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, और केवल अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल फोर्स हो जाएगा। टोटल फोर्स में जितने भी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब की बात कर लेंगे। तो यहाँ टोटल एनर्जी, अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी बोलता तो ये गलत हो गया होता। टू पार्टिकल्स A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. The speed of center of mass at the instant when the speed of A is v and speed of B is 2v. तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है, इसका मतलब इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करता, नहीं चेंज होता है, तो इसका 0 हो जाएगा आंसर। A particle of mass 4m which is at rest explodes into 3 fragments. Two of the fragments each of mass m and found to move with speed v each in mutual perpendicular. तो एक इधर बोल दिया, एक इधर बोल दिया, दोनों का मास m है, दोनों का रफ्तार भी v है। तो the energy released in the process of explosion is, तो m है, इक्वल मास का है, 2 फ्रेगमेंट्स और इच ऑफ मास, तो बाकी जो बचा है 2m इधर भागा होगा, इसका भी रफ्तार निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, इसका लिखेंगे तो mvi कैप प्लस mvj कैप इक्वल टू 2m, इसका v वेक्टर लिख लेता हूं मैं, मास डिवाइड कर दिया तो v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगा v/2i कैप प्लस v/2j कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा v/2√2 यानी v डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया। हमसे पूछा क्या है, और द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्लोजन, तो इनिशियली रेस्ट में था, उसकी एनर्जी 0। अब सबकी एनर्जी जोड़ लेते हैं, हाफ mv² 2 बार प्लस उसका भी लिख लेते हैं, हाफ m की जगह 2 और v² का तो v²/2, ये टोटल एनर्जी इतना हुआ होगा। ओके, ये भी चित्र नहीं दिख रहा होगा, ये कोन है और कैसा कोन है, सॉलिड कोन है, और ये हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास कोन का पूछा है, तो जब सेंटर ऑफ मास पूछता है, सॉलिड कोन है, तो बेस से हम लोग कितना ऊपर बताते हैं, h/4। अगर हॉलो कोन होता है तो h/3, ठीक है, तो h की वैल्यू 40 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, 10 आ जाएगा। हॉलो कोन होता तो 40 डिवाइडेड बाई 3 होता, याद रखेंगे सब फॉर्मूला।
असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन दिया है टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये सही है। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का हमेशा किधर की तरफ होता है? जैसे मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचा, इलोंगेट किया, तो इधर की तरफ। जब कंप्रेस हो रहा है, जब वापस आ रहा है, तो तब भी इधर की तरफ रहेगा। हाँ, तो ये भी सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। इफ क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट इससे ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये देख लेते हैं, दूसरा एक और है। इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो द मोमेंटम ऑफ एवरी इंडिविजुअल बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, बट किसी पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, पूरे सिस्टम का कंजर्व होता है। तो ये तो गलत हो गया। जब एक गलत मिल जाए तो आप देख लीजिए आंसर में ऐसा कहीं होगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज but reason is false, if assertion is false but reason is true, तो अगर ये false है तो ये तय है कि true ही होगा, यही ऑप्शन ही बन रहा है। देख लेते हैं। if momentum of the system is constant then kinetic energy of the system may change। हाँ ठीक है, constant रहेगा तो kinetic energy change हो सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन इसका कौन सा? डी होगा। ओके, नेक्स्ट। इंटरनल फोर्स कैन चेंज। इंटरनल फोर्स की वजह से कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द इंटरनल जो फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट का, लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट का बोल रहा है ना, द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एज वेल एज। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज कर सकता है बट लीनियर मोमेंटम को कभी नहीं चेंज कर पाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर पाएगा। तो इंटरनल फोर्स क्या करेगा? लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर। ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A particle of mass 15 kg at rest suddenly breaks on its own three fragments. Two fragments of the mass 3 kg each move and are mutual perpendicular. Find the kinetic energy of the third. अभी इस जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए और परपेंडिकुलर है, इसमें मास दिया है, उसमें m के टर्म में बात किया था, तो सेम ऐसे ही सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। A bullet of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy, the initial velocity of bullet। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बुलेट का स्पीड u था और गन का स्पीड v था, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे। शुरुआत में तो मोमेंटम जीरो रहा होगा, ओके, इनिशियल मोमेंटम जीरो। बाद में इसका 200 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, इंटू स्पीड u लिख लिया, प्लस 4 इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या लिखेंगे? एनर्जी लिखेंगे। तो एनर्जी ये एक्सप्लोजन में ये जनरेट किया है ना, तो क्या लिखेंगे? एनर्जी हाफ इनिशियल तो कितना था? इनिशियल जीरो था, हाफ mu² प्लस हाफ mv² इक्वल टू 1.05 किलो जूल है, 10⁻3। अब क्या करेंगे? यहाँ से किसकी वैल्यू पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो बुलेट का वेलोसिटी पूछा, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं किसका? गन का। तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर पुट कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of 400 gram
emerges with speed 20 meter per second in downward direction. What is the velocity of the other part just after explosion? ओके तो ऊपर की तरफ फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद यहाँ वेलोसिटी निकालते हैं। 5 सेकंड बाद कितना आ जाएगा, v इक्वल टू यू कितना है 100 है माइनस जी 10 हो जाएगा, 10 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम किधर की तरफ था, जा रहा था 5 सेकंड बाद। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कहीं ऐसे देखो तो जा करके वापस तो नहीं आया था। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने का भी असेंडिंग टाइम, तो असेंडिंग टाइम होता है u बाई जी। यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 सेकंड तक ऊपर गया है, मतलब अभी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो जा रहा था यहाँ पर 2 भाग में टूट गया, तो यहाँ जब पहुंचा होगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, स्पीड तो ये है मीटर पर सेकंड, मास कितना था 1 kg, यानी P इनिशियल जो था वो था 50 इंटू 1 किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, जे कैप लिख देता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया, तो एक किधर की तरफ भागा, एक 25 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ माइनस, यानी P जो फाइनल लिखने जा रहा हूँ एक का हो गया 400 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 25 किधर की तरफ माइनस जे। अब ये अगर माइनस जे है तो दूसरे वाले का बस मान लेते हैं v वेलोसिटी मान लेते हैं, प्लस 600 डिवाइडेड बाई 1000 v वेक्टर हो गया। अब इनिशियल बराबर फाइनल कर लेंगे, v वेक्टर आ जाएगा, गॉट इट। तो जब इसको भेजेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, हमें v वेलोसिटी आ जाएगा। 3 bodies having masses 5 kg, 4 kg and 2 kg are moving at the speed 5 meter, 4 meter and 2 meter respectively on the x-axis. The magnitude of velocity of center of mass m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3। अब यहाँ सबका डायरेक्शन एक देना चाहिए, अच्छा दिया है रिस्पेक्टली अलोंग द एक्स एक्सिस, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कर लेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ 6 and 2 units are at position, ये दिया हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो ये r1 है और ये क्या है r2 है। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, तो i के साथ i करिएगा 36 i कैप माइनस 42 j कैप, सम कर रहे हैं तो फिर 4 i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 16 के कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई में आई जोड़ लेते हैं तो 36 प्लस 4 40 आई कैप 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा जे 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 कहाँ गया, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करे थे तो ये 10 होगा ना, 10 होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 32 जे कैप और केवल के है माइनस 16 के डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट दिया है तो 5 माइनस 4 माइनस 2 5 माइनस 4 माइनस 2 ऑप्शन सी 42। A smooth curved surface of height 10 meter is ended horizontally. A spring of force constant 200 Newton per meter is fixed at the horizontal end, as shown in figure. When an object of mass 10 gram is released from the top, it travels along the curved path and collides with the spring. तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया गया, इट रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, तो और हाइट कितना दिया है कर्व पाथ अलोंग द हाइट दिया है, देखिए ये देखिए स्मूथ कर्व सरफेस ऑफ हाइट 10 मीटर, ये 10 मीटर का है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किस में कन्वर्ट हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी इसको कंप्रेस किया होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख लेते हैं mgh बराबर डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, वेलोसिटी भी निकालने की जरूरत नहीं है।
m की वैल्यू कितना दिया है, मास कितना है, मास 2 मास 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 कितना दिया है 10 मीटर, हाइट दिया है, मास 10 ग्राम ना, मास 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 और एस की वैल्यू 10 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, 1 2 3 1 2 3 खत्म, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई के की वैल्यू कितना दिया है 200, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 100, तो एक्स की वैल्यू 1 बाई 10, तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ओके, अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है मूविंग विद स्पीड 2 कोलाइड्स विद द मास inelastically and stick to it, then the loss in kinetic energy of the system। तो इनइलास्टिक मतलब कि उसमें जा करके स्टिक कर गया होगा, चिपक गया होगा और दोनों का स्पीड सेम होगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2, उसका मोमेंटम रेस्ट में है 0, इक्वल टू दोनों चिपक गए, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 घुटते 10⁻³ इंटू वी कर लिया। ओके, तो ये तो कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगा ये 5 गुना के 10 1/2 मीटर पर सेकेंड, 1/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पहले का एनर्जी लिख लेंगे, बाद का एनर्जी लिख लेंगे, पहले का एनर्जी लिखेंगे तो हाफ, इसको मैं बोल देता हूँ m इंटू वी स्क्वायर मतलब 4, अब प्लस हाफ, अच्छा इसका तो 0 है क्योंकि मास ही वेलोसिटी नहीं है, तो ये कितना आ गया 2m आ गया, m की वैल्यू रख लेंगे, बाद में ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों का मास जोड़ लेते हैं, तो 15 5 20 20 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, अच्छा हाफ भी रहेगा, हाफ mv स्क्वायर मतलब 1/4, तो 4 5 20 हो जाएगा ये ना, ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³, m की वैल्यू रख दिया वहाँ से, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³। ओके, ये 2.5 है, ये 10 है, तो कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ इतना फाइनल ये था, इनिशियल इतना का लॉस हुआ है, यानी 7.5 किलो जूल। Two projects of masses 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of the rigid rod of length 10 meter, okay 10 meter 10 kg 20 kg of negligible mass, the distance of the center of mass of the system from the 10, अगर 10 kg से पूछता है या 20 kg से पूछता है, अगर दो ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मान लीजिए 10 से बताना है, तो क्या करेंगे 20 गुणते दूरी, तो 20 गुणते दूरी, दूरी कितना है इनके बीच का, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास 30। अच्छा हमसे पूछा कहाँ से 10 kg से ना, तो कितना आ जाएगा ये, हमें यहाँ से डिस्टेंस पूछा है, तो ठीक है कितना आ जाएगा 20/3 मीटर, ये डिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा 20/3 मीटर 10 kg से आ जाएगा। अगर मुझसे 20 kg से पूछता तो इसको छोड़ करके इसमें गुणा करता और आंसर आ जाता। An open knife edge of mass m is dropped from a height h on a wooden floor. If the blade penetrates up to the depth d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife edge is। तो ऐसे है एक नाइफ, ये वुडन ब्लॉक है और कितने हाइट से गिराया जा रहा है, h हाइट से गिराया जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है d आ रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं। तो ग्रेविटी कितना काम किया है h प्लस डी किया होगा, तो क्या लिखेंगे mg h प्लस डी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है फोर्स भी नीचे, बट ये जो वुडन ब्लॉक में होगा तो रजिस्टिव फोर्स रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं माइनस होगा, नेगेटिव होगा, फोर्स मान लिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, ये रजिस्टिव फोर्स है ना, रेजिस्टेंस फोर्स है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 होगा, तभी रुका होगा,
यानी रेजिस्टिव फोर्स जो आ जाएगा वो होगा mg इन ब्रैकेट h प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ओके, जब डिवाइड कर देंगे तो h बाई डी प्लस 1, ऑप्शन ए। ओके, a block of mass m is attached to unstretched spring of spring constant k each as shown. The block is displaced towards right through a distance x and released. The speed of the block as it passes through the mean position will be. तो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे, इसमें भी एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो इनिशियली तो पार्टिकल के पास 0 है। अब इसको डिस्प्लेस अगर हम लोग करते हैं इधर की तरफ, तो इसके पास एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। ओके, और शुरू में अभी 0 है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी स्प्रिंग एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो कितना हो गया होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से भी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पूछा है हमसे, द स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, हाफ कुल हाफ हर जगह से कट गया, के एक्स कितना हो जाएगा, 2 के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, v हो जाएगा √2 के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, √2 के बाई एम इंटू एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स, फिर से वही फोर्स दिया है, x का है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 मीटर, आंसर मिलेगा। इससे हम लोग बात कर चुके हैं पहले। अ ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन अ स्प्रिंग एंड कंप्रेस द स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ड्रॉप किया गया, जो अभी हम लोग एक सवाल किए थे स्प्रिंग mgh वाला, तो 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है और कितना 50 सेंटीमीटर। तो वर्क डन कितना होगा mg का, mg 2 प्लस 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 बराबर क्या होना चाहिए, बराबर ये पोटेंशियल बराबर हाफ के और x की वैल्यू कितना 0.5 का होल स्क्वायर या 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि 1 मीटर की हाइट से और हाउ फॉर अवे फ्रॉम द ट्रैक विल पार्टिकल हिट, यहाँ से आया और इसके बाद ये कैसा मोशन करेगा, इसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करे कि ये कितना दूर गिरेगा ये बोले। तो हमें यहाँ स्पीड पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाए तो प्रोजेक्टाइल लगा लेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, अब ये पार्टिकल पहले इनिशियली 1 मीटर पर था, कितना लेकर के आना है, आधा मीटर पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना लेंगे, जो चेंज हुआ होगा 1 मीटर, ये आधा यानी 0.5 चला है ना, mgh इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब v की वैल्यू कितना हो गया 10√2। अब यहाँ से क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल टॉप से ऐसे, तो ये रेंज कितना होता है, तो r इक्वल टू हम लोग लिखते हैं u इंटू √2h/g। ये जो टाइम होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इसके लिए तो u की वैल्यू 10√2 √2h की वैल्यू कितना है, इतना ही h है, यानी 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई g, 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई कितना आ जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई √10, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √20 का मतलब लगभग 4 मीटर के करीब होगा आंसर। द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, रूट कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले रहे हैं। डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वही काइनेटिक एनर्जी में होगा, तो 1 मीटर 0.5, तो mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, m से m कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, v स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गया। अब प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा देंगे u से इधर की तरफ, तो u तो बदलने वाला नहीं है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू √2h/g, इतना टाइम में ये नीचे पहुंचा हुआ।
तो हमसे यही पूछ रहा है कितना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो अप्रॉक्स 4 मीटर आ जाएगा ना, 4 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये था क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर का 50 क्वेश्चन। अगला टॉपिक होगा रोटेशनल। ओके, थैंक यू।